हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिबेट ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी कंट्री जब अपनी कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, कोई पॉलिसी या फिर स्कीम तैयार करने की बात आती है तो उसको कोई एक मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, इस तरीके का अलग अलग मॉडल्स होते हैं। उनमें से कोई एक मॉडल को चूज करके उसको आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि एक ऐसा आइडियल टाइप ऑफ मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है ताकि उसके कंट्री की ग्रोथ बनी रहे और उसका डेवलपमेंट आगे चलती रहे। तो आज के इस क्लास में इंडिया का जो डिबेट ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया ने किस तरीके का मॉडल के लिए अलग अलग तरीके का डिबेट हुए थे और उसमें कौन से मॉडल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, ये सारे चीज़ें आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास है ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। चीज़ें बहुत ही आसान है, लेकिन हमें चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी हम एग्जाम में आराम से इसको आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आज का ये जो क्लास है हम वो शुरू करते हैं। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इंडिया को भी एक मॉडल की ज़रूरत थी। जब कोई भी एक कंट्री इंडिपेंडेंट होती है वो उसको एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत होती है जिसको वो फॉलो करके आगे बढ़े। उसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम इंडिया के केस में, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट होने से पहले से ही जो भी नेशन के लीडर्स बनने वाले थे, जो भी लोग थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, वो लोग एक ऐसे मॉडल को चूज करने की कोशिश कर रहे थे जिसके राह पर इंडिया आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, पॉलिटिशियन के साथ साथ जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो सारे लोग ये सारे चीज़ों में, ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसको चूज करने में अपना राय दे रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होने वाले लोग थे बिजनेसमैन, और उनके पास पावर भी थी डिसीजन मेकिंग का। तो यहाँ पर जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाली थी, इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन का तैयारी की बात की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने का बात की गई थी, यहाँ पर इंडिया को एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करना था कि जिस राह पर इंडिया आगे बढ़ेगा। यहाँ पर डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश्ड होगी, लेकिन डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, सेफ हैंड में रखने के लिए कुछ स्टेप्स की ज़रूरत थी, कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत थी। तो ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होगा वो होगा इंडिया का आइडियल पैटर्न, जिसके राह पर इंडिया आगे बढ़ेगा। इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। और इसको चूज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके का डिबेट्स हमें देखने को मिलता है। अब डिबेट्स में जाने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से वो मॉडल है जिसको लेकर इंडिया में डिबेट हुए थे। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट तरीके का मॉडल को फॉलो किया जाता है, लेकिन इंडिया में मेन 3 तरीके का मॉडल्स थे डेवलपमेंट के, और इन 3 मॉडल्स में से ही इंडिया को चूज करना था। यहाँ पर पहला जो मॉडल है वो है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर कैपिटलिस्ट मॉडल जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है प्राइवेट सेक्टर। इस तरीके का मॉडल में बताया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर ही सारी चीज़ों को रन करेगा, कोई भी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट देख रेख करेगा, लेकिन कोई भी चीज़ों पे ये इंटरफेयर नहीं करेगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और उसको फ्रीली रखने की बात करता है। दूसरा जो मॉडल है वो है सोशलिस्ट मॉडल, यानी कि जो हमारा सोवियत मॉडल है, सोवियत यूनियन का जो मॉडल था वो था सोशलिस्ट मॉडल। ये बेसिकली मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करने वाला एक मॉडल है। मार्क्सिस्ट लोग जो है वो इसको फॉलो करते थे। अब सोशलिस्ट मॉडल में बात की जाती है
स्टेट कंट्रोल की, यानी कि जो भी चीज़ें होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही सारे चीज़ों को कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको भी कंट्रोल में रखेगा स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। यानी कि कैपिटलिस्ट मॉडल में हमने देखा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को दूर रखा जाता है, लेकिन सोशलिस्ट मॉडल में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर आता है हमारा तीसरे तरीके का मॉडल, जो है गांधीयन सर्वोदय। गांधी जी ने एक अलग तरीके का मॉडल की बात की थी। गांधी जी का जो भी टीचिंग है या फिर उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी को बेसिकली कहा जाता है गांधीयन मॉडल। गांधीयन सर्वोदय मॉडल में यहाँ पर वेलफेयर ऑफ ऑल यानी कि सर्वोदय की बात की जाती है। हर इंसान को यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया जाता है, और यहाँ पर जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो गांव की इंडस्ट्रीज थी, उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी, और यहाँ पर जो पावर है वो स्टेट के पास सिर्फ नहीं रखने की बात की जाती है। यानी कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज है गांधीयन सर्वोदय मॉडल में। एक होता है स्टेट के पास सारे पावर नहीं होगा, यानी कि पावर को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाएगा, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा। और दूसरा है यहाँ पर विलेज इंडस्ट्रीज, जो भी गांव के इंडस्ट्रीज, कॉटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको आगे बढ़ाने का। अब ये जो तीनों मॉडल है ये अपने आप में थोड़ा अलग है। कैपिटलिस्ट मॉडल सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर है इसको फॉलो ज़्यादा बढ़ावा देता है, सोशलिस्ट स्टेट के गाइडेंस के बारे में बात करता है, और गांधीयन जो मॉडल है वो बेसिकली विलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब ये जो तीनों मॉडल है ये अलग अलग किस्म के मॉडल होने के वजह से इंडिया में अलग अलग लोग थे, अलग अलग तरीके का सोच विचार रखने वाले लोग थे, तो उनके बीच में बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर डिबेट हुआ था कि कौन से मॉडल को हम चुनेंगे वो हमारे लिए सही होगा, हमारा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सही होगा। इसको लेकर एक डिबेट किया गया था अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। अब उसी चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स थे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के रिलेटेड, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे बुक में दिए गए हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है ओवरलैपिंग आइडियोलॉजीज, द डिबेट ऑन लैंड पॉलिसी, सिस्टम ऑफ कंट्रोल, इशू ऑफ नेशनलाइजेशन, इशू ऑफ प्लानिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पॉलिटिकल डिबेट। ये सारे जो डिबेट के टॉपिक है, इन टॉपिक के ऊपर अलग अलग मॉडल, कौन सी मॉडल को चूज करना है, इसके ऊपर चर्चा की गई थी। तो अब एक एक करके ये जो सारे मेजर डिबेट्स है इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है ओवरलैपिंग आइडियोलॉजीज। अभी हमने बात की है कि हमने 3 मेजर मॉडल्स है जो इंडिया में है। अब यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात आती है। यहाँ पर जो भी लोग इस तरीके का मॉडल को चूज कर रहे हैं उनका आइडियोलॉजी क्या है। यहाँ पर गांधी का पोजीशन एक अलग था और सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट व्यू थोड़ा अलग था। गांधीयन फिलोसॉफी को या फिर गांधीयन मॉडल को जो भी लोगों ने फॉलो करने की बात की थी वो लोग ज़्यादातर गरीब लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। वो लोग स्टेट के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रख रहे थे। इस वजह से वो लोग चाह रहे थे कि एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बने, और यहाँ पर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है, कैपिटलिस्ट या फिर सोशलिस्ट मॉडल में जो भी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था उनके ऊपर गांधीयन पोजीशन थोड़ा अलग तरीके से अपना व्यू रखता है। फिर दूसरी तरीके का जो आइडियोलॉजी है वो है सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट व्यू। सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट व्यू में ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात की गई है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मॉडल दोनों ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन उनका जो अप्रोच है स्टेट का कंट्रोल का वो अलग है। जो कैपिटलिस्ट मॉडल है वो स्टेट कंट्रोल को एकदम ना के बराबर कर देना चाहता है, और जो सोशलिस्ट मॉडल है वो स्टेट के कंट्रोल को बहुत ज़्यादा करना चाहता है। तो इस तरीके से जो आइडियोलॉजी है, अलग अलग विचारधारा है, इनके ऊपर लोगों का
अलग अलग व्यू पॉइंट बन रहे थे। इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था कि कौन से मॉडल को फॉलो किया जाए, कौन से मॉडल को फॉलो करके इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तैयार किया जाए। फिर हम देखते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट जो बहुत दूर तक चला था, वो है द डिबेट ऑन लैंड पॉलिसी। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उन लोगों ने इंडिया के जो भी लैंड्स थे उसको एक्वायर कर लिया था, उनको अलग अलग सिस्टम में फंसाकर उनसे लैंड हत्या ली गई थी और जो भी ज़मींदार थे उनमें बांट दी गई थी। यानी कि बेसिकली अगर हम कहें तो जो भी ज़मींदार या फिर जिनके पास पावर था उनके पास सारे लैंड चले गए थे और जो गरीब ओरिजिनल जो कल्टीवेटर्स थे उनके पास कोई लैंड नहीं बची थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे इम्पॉर्टेंट था इंडिपेंडेंस के बाद। यहाँ पर जो सबसे बड़ा लैंड रिफॉर्म का बात आया, यहाँ पर एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात की गई थी। यानी कि जो जमींदार थे, जो लोग सारे लैंड को एक्वायर करके रखे थे, उनसे छीनकर, उनसे हटाकर जो लैंड है वो बाकी लोगों में बांट देना। यहाँ पर जो भी एक्चुअल कल्टीवेटर्स है उन तक वो लैंड यानी कि ज़मीन का राइट दे देना और साथ ही साथ लैंड सीलिंग को इम्पोज करना। लैंड सीलिंग यानी कि यहाँ पर जो लैंड है एक अमाउंट तक ही लैंड को रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा अगर लैंड रखेंगे तो वो जो स्टेट होगा या फिर गवर्नमेंट होगा वो बाकी लोगों में बांट देगा। इस तरीके से लैंड सीलिंग को भी इम्पोज किया गया था, इसके बारे में भी बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो लैंड पॉलिसी को लेकर सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था वो था ज़मींदार्स को लेकर। जो भी लैंडलॉर्ड्स थे उनसे किस तरीके से ज़मीन को छीन लिया जाएगा, क्योंकि जो भी लैंडलॉर्ड्स थे अपने अपने एरिया में पावरफुल लोग थे। इस वजह से इसको लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट भी हुए थे और जो जमींदार थे वो लोग अपना लैंड को नहीं देना चाहते थे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने लैंड रिफॉर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था कि जो भी लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग ओपोज तो कर रहे हैं, लेकिन इसके ओपोजिशन के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि ये लैंड रिफॉर्म को इम्पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हर किसी को ज़मीन मिले और अपनी खेतीबाड़ी करके खाने का हक भी मिले। फिर जो डिबेट है वो है सिस्टम ऑफ कंट्रोल। सिस्टम ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर फूड सप्लाई कंट्रोल की बात बेसिकली की गई है। यहाँ पर कंट्रोल को किसके पास होगा, फूड सप्लाई का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। जब वार टाइम था, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले के सिचुएशन जो था वो था वार टाइम। वार टाइम के वजह से जो फूड सप्लाई थे वो बहुत ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पर स्कैर्सिटी थी, इतने ज़्यादा फूड्स बचे नहीं थे, यानी कि जो खाना था इतना ज़्यादा बचा नहीं था। इस वजह से फूड सप्लाई का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए इसके ऊपर भी डिबेट किए गए थे। और साथ ही साथ जो ज़मीन है, ज़मीन कौन कितने ज़मीन पर अपना कौन सी तरीके का अनाज उगाएगा, इसके लिए भी बहुत सारा डिस्प्यूट हुए थे। यहाँ पर गांधी जी जो थे वो सपोर्ट करते थे मोरल ग्राउंड को, जो डिसेंट्रलाइज जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है उसको वो सपोर्ट करते थे। और ये जो इंटरमीडियरीज थे इनको एबॉलिश करने की बात की गई थी। यानी कि फूड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर जो भी लोग थे वो लोग सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इस तरीके से लोगों में चीज़ें बांट देगा ताकि फूड ग्रेन को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके और जो भी फूड सप्लाई का कमी है वो फुलफिल हो सके। अब देखते हैं इशू ऑफ नेशनलाइजेशन। इशू ऑफ नेशनलाइजेशन यानी कि जो भी चीज़ें हैं जो ब्रिटिशर्स के पास पहले थी वो सारी चीज़ें अब गवर्नमेंट, जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट बनेगा, वो टेक ओवर करने वाली थी। तो यहाँ पर नेशनलाइजेशन का भी प्रॉब्लम बन रहा था, क्योंकि जो भी लोग इसमें काम कर रहे थे या फिर बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन बन गए थे उस टाइम पर उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत होने लगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज थे ब्रिटिशर्स के अंडर में वो सारे फैक्ट्रीज अब चले जाने वाले हैं गवर्नमेंट के पास। तो ये बिजनेसमैन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में
रखने वाली थी। और अगर खासकर सोवियत यूनियन का जो मॉडल है, यानी कि जो सोशलिस्ट मॉडल है, अगर उसको इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करता है तो सारे जो चीज़ें हैं, लैंड है, वो गवर्नमेंट के अंडर में चले जाएगी। वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर ब्रिटिशर्स के हो, हर कोई चीज़ गवर्नमेंट के अंडर में चली जाएगी। इस वजह से जो लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अगर इस तरीके का कोई सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एश्योर किया था कि गवर्नमेंट इस तरीके का कोई स्टेप नहीं लेगा। और नेहरू बेसिकली इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले इंसान थे। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेगी ताकि इंडस्ट्रीज जो है उनके इंटरेस्ट को कभी भी हार्म ना पहुंचे और इंडस्ट्री ग्रो करती रहे। फिर यहां पर हमारा इशू होता है इशू ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए? अब प्लानिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग लोग अलग तरीके का मॉडल्स दे रहे थे। हर किसी का अपना अलग सोच है। जो भी लेमैन है, यानी कि जो दिन मजूर है, जो काम कर रहा है, उसके हिसाब से प्लानिंग एक तरीके का होना चाहिए। जो भी बिजनेसमैन है वो अलग तरीके का दे रहा था। और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हर किसी का अपना अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू था। ये सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारे प्लानिंग सिस्टम में डाइवर्सिटी लाने का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसीडर करना था और साथ ही साथ एक बेहतर प्लानिंग करना था। इस वजह से जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट जरूरी था। लेकिन यहाँ पर प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट से ये पक्का होने वाला था कि कोई ना कोई एक ऐसा मॉडल है जिसको इंडिया को फॉलो करना था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ओपोज किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंडिया का कोई प्लानिंग कमीशन बना तो वो सोवियत आइडियोलॉजी, यानी कि जो हमारा सोशलिस्ट मॉडल है, उसको ही फॉलो करने वाला है। इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जब तक जीवित थे तब तक प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया गया था। लेकिन नेहरू जो थे वो इस प्लानिंग कमीशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि एक प्लानिंग के बगैर इंडिया आगे डेवलप नहीं हो सकती है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के डेथ के बाद नेहरू के चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनी जो प्लानिंग कमीशन का काम किया था और इंडिया का किस तरीके का मॉडल होगा उसको लेकर एक प्लान उन्होंने तैयार की थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि जो भी हमारे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उसमें लोगों के बीच में किस तरीके का रिलेशन था, वहाँ पर किस तरीके का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जब हम कोई इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पर बेसिकली मालिक होते हैं, मैनेजर लेवल के जो लोग हैं, और दूसरे होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे यानी कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं। अब यहाँ पर हर जगह पर उस टाइम पीरियड तक, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट होती, उस टाइम पीरियड तक अलग अलग जगहों पर हमें ट्रेड यूनियंस देखने को मिल रहे थे जो बहुत ही एक्टिव थी। खासकर जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी का AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, ये बहुत ही एक्टिव था और ये एक मिलिटेंट ट्रेड यूनियन था। यानी कि ये बहुत ही एग्रेसिव तरीके का ये ट्रेड यूनियन को चलाते थे और एग्रेसिव तरीके से अपने जो बात है उसको मनवाने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने मिल रहे थे। अब इसको टैकल करने के लिए भी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस टाइम जो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, वो उसको टैकल करने के लिए अपना एक अलग ट्रेड यूनियन उन्होंने चालू की थी। वो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC। ये फॉर्म किया गया था AITUC को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मिलिटेंट तरीके का ट्रेड यूनियन के द्वारा वो लोगों को भड़का रहे थे। इस तरीके का जो चीज़ें हैं हम आज भी देखते हैं कि एक गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट बॉडी अपने अगेंस्ट में जो भी बातें आ रही है उसको काउंटर करने के लिए एक यूनियन बनाता है। इसी तरीके से उस टाइम पर भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बचाए रखने के लिए, उसको टैकल करने के लिए इस तरीके का यूनियन बनाई गई थी। इस वजह से भी हम देखते हैं कि
अलग अलग ग्रुप्स के बीच में डिस्प्यूट दिखाई देता है, खासकर जो कम्युनिस्ट ग्रुप है और जो कांग्रेस है उसके बीच में बहुत तनाव का सिचुएशन था। जो कम्युनिस्ट था वो बेसिकली ग्राउंड लेवल के लोगों को सपोर्ट करता था, जो किसान थे, जो लोगों के यहाँ पर काम करते थे, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। अब यहाँ पर आता है पॉलिटिकल डिबेट। ये सारे जो हमने डिबेट देखी है, ये सारे डिबेट के वजह से हम देखते हैं कुछ पॉलिटिकल डिबेट। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले से ही हमें ये पॉलिटिकल डिबेट देखने को मिल रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, बहुत सारे रीजंस थे जो लोगों में एक दूसरे को डिवाइड कर रहा था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ये दो अलग अलग तरीके का कंट्रीज बनी। यहाँ पर एक बड़ा कंट्री को पार्टीशन करके दो अलग तरीके का कंट्री बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ पर आइडियोलॉजी अलग थी, लोगों का पॉलिटिक्स अलग था, हर किसी को अपना पावर चाहिए था। ये सारे चीज़ों के वजह से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। उसी के साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें, पार्टीशन के बाद इंडिया की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे हमें डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शंस देखने को मिलते हैं, यानी कि बड़े पार्टी के अंडर में छोटे छोटे और भी ग्रुप्स बन गए थे। यहाँ पर कम्युनिस्ट था, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इस तरीके का अलग अलग ग्रुप्स थे जो अलग तरीके का डेवलपमेंट के मॉडल के बारे में बात कर रहे थे। हर किसी का अपना डेवलपमेंट का मॉडल अलग था। अब ये सारे पॉलिटिकल सिचुएशन के वजह से एक बेहतर तरीके का पॉलिटिकल एक डेवलपमेंट मॉडल को चूज करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट बन गया था इंडिया के लिए। अगर एक बेहतर तरीके का मॉडल को चूज नहीं किया गया तो इंडिया का सिनेरियो और भी दिन ब दिन खराब होता जाएगा। इस वजह से एक मॉडल को चूज करना बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया था उस टाइम पीरियड पर। अब यहाँ पर हमने जो भी प्रॉब्लम्स देखी है या फिर जो भी मेजर डिबेट्स देखी है, इन सारे को सॉल्व करने के लिए कुछ रिसोल्यूशन दी गई थी। यानी कि जो भी डिबेट्स है इनको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स जो थी वो भी सॉल्व करने के लिए कुछ रिसोल्यूशन दी गई थी। अब यहाँ पर तैयार की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि जो संविधान सभा है इसका निर्माण किया जाता है और ये प्लान करता है कि किस तरीके से हमारा संविधान तैयार होगा। ये सारे जो हमने अभी डिबेट देखी है, इन सारे डिबेट को मद्देनजर रखते हुए ही इंडिया को एक प्रिंसिपल तैयार करना था, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन हम देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है इसका मेन एम था हमारी पॉलिसीज को फ्रेम करना, जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को सेफगार्ड करे और इंडिया का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इसको एंश्योर करे, यानी कि हमारे इंडिया का डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए और जो भी लोग हैं उनके डेमोक्रेटिक राइट को भी प्रोटेक्ट करे। यहाँ पर हम बहुत सारे लिबरल और वेलफेयरिस्ट आइडियाज़ भी देखते हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पर हम ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया था, ये प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करता है, यानी कि एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करता है कि जिसके द्वारा हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार होगा। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के ऊपर फोकस की गई है कि लोगों को इक्वल राइट मिलने चाहिए, लोगों को जो भी पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से भाषा का अधिकार, इस तरीके से अपना जो लैंग्वेज है उसका अधिकार, इस तरीके से डिफरेंट तरीके का अधिकार के बारे में इस प्रीएम्बल में बोला गया है। और ये जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट है उसको दर्शाएगा और इसके लोगों को एक बेहतर राह चुनने की अधिकार देगा और उनको अपना हक देगा। अब ये जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाली गई थी। एक है फंडामेंटल राइट्स
और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फंडामेंटल राइट्स यानी कि लोगों का राइट्स क्या होना चाहिए, ये वहाँ पर बताया गया था कि ये सारे राइट्स इंडियन लोगों के होंगे और इसके अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना है। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो भी स्टेट होंगे, अलग अलग स्टेट्स होंगी कंट्री के अंडर में, उनको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, उनको क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उसका बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। ये सारे जो चीज़ें हैं, इसके वजह से इंडिया का जो मेन डिबेट था, वो सारे डिबेट को ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया था ये एड्रेस कर रहा था, और बाद में इसी के रिफ्लेक्शन में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के अंडर में तैयार होता है, जो ये सारे प्रॉब्लम्स को देखता है और उसका एक सल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये सारे डिबेट का एक नतीजा है, और ये जो नतीजा है हम आज के टाइम पर देखते हैं कि ये बहुत एक बेहतर डिसीजन था, जो आज हमारे इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया को एकजुट रखा है और इंडिया को डेवलप कर रहा है। तो आज के इस क्लास में हमने बहुत सारे चीज़ें समझी है। आशा करता हूँ इसमें अब आपको कोई और दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मेरे क्लासेस हेल्पफुल लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।